नमस्कार, खबर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव। खबर एक्सपर्ट के लाइव सेशन में एक बार फिर मैं आपके साथ हाजिर हूं। एक बड़ा मुद्दा आपके सामने लेके आया हूं। मुद्दा है इस बार योगी कैबिनेट कैसे होगी और इस बार कौन कौन से चेहरे योगी कैबिनेट में होंगे। क्या महिलाओं को इस बार तवज्जो मिलेगी, क्योंकि 2024 के आधार पर ही योगी कैबिनेट का इस बार विस्तार होने वाला है। मैं आपको बता दूं, तारीख डिसाइड हो चुकी है कि इस बार राज तिलक 25 तारीख को होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर शपथ लेंगे और ये पूरा समारोह लखनऊ के इकाना स्टेडियम में किया जाएगा और उनके साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे। तो मेरा सवाल खबर एक्सपर्ट के जो पॉलिटिकल एडिटर हैं योगेश कांत जी, उनसे मेरा पहला सवाल ये है कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जो इस बार योगी कैबिनेट में पहुंचने वाले हैं और कौन कौन से वो मंत्री हैं जो इस बार शपथ लेंगे। पहले इस पर हम बताइए। गौरव जी, उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट 2.0 यानी योगी आदित्यनाथ का ये कैबिनेट का विस्तार 25 को होने वाला है। उससे पहले सारी तैयारियां पूर्णतः कर ली गई हैं और कुछ एक तैयारियां पूर्वतः दिल्ली के द्वारा की गई हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारी दिल्ली को नहीं दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार को भी दी जा रही है। अगर कैबिनेट की बात करें या राज्य मंत्री की बात करें या उत्तर प्रदेश के उप सीएम की बात करें, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस उत्तर प्रदेश सरकार का भी है। पूर्णतः हम ये नहीं कह सकते कि ओनली सब केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ योगी और मोदी के चेहरे पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, इसके बाद कैबिनेट परिषद का विस्तार होना, गठन होना लाजमी है, लेकिन वो सरकार के नियमों के अनुसार होगा। इसमें अब उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, बहुत सारे चेहरे सामने आ रहे हैं और चेहरों के पीछे आपने देखा है जो भी चेहरे सामने आएंगे उनसे पहले उन्होंने काम भी बहुत अच्छे अच्छे किए हैं। उनमें से लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, उनमें से पंकज सिंह हैं, नोएडा के विधायक हैं, है ना, तेजपाल नागर हैं, सोमेंद्र तोमर हैं, वहीं केपी मलिक हैं, है ना, कपिल अग्रवाल हैं जो मुजफ्फरनगर से हैं, वहीं आगरा की बात करें तो बेबी रानी मौर्य हैं, वहीं अंजला माहौर हैं। बहुत सारे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिन पर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की मोहर लगने वाली है। इसमें से आगरा के भी और भी नाम शामिल हो सकते हैं। ये जी आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि गौरव जी, जिस तरीके से आपने कहा कि जी धर्मेश जी का नाम आगरा से निर्धारित हो रहा है, लेकिन इस बार योगी की जो कैबिनेट होगी उसमें अलग से कुछ नए चेहरे भी शामिल होंगे, क्योंकि सरकार चाह रही है कि उनके साथ नए लोग जुड़ें और नया एक तरीका काम करने का उनके साथ हो। उसमें से हम लोगों ने पहले डिप्टी सीएम पर चर्चा की थी, ब्रजेश पाठक के बारे में। हम लोगों ने ये भी देखा था कि केशव प्रसाद मौर्य को कैसे बीजेपी पीछे नहीं कर सकती है। हमने ये भी जाना है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्हें बीजेपी को एट एनी कॉस्ट लेना पड़ेगा, है ना गौरव जी। आपको पता है कि आगरा से कई नाम शामिल हो रहे हैं। इन नामों में मैंने आपको सबसे बड़ा नाम बताया है कि नोएडा के जो पंकज सिंह हैं, उनका नाम बहुत अच्छी क्वालिटी में चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर भी एक ठप्पा सा लग रहा है कि उसे रोका जा रहा है ना। अभी जी योगेश जी, जिस तरीके से हम जो बात कर रहे हैं खबर एक्सपर्ट पर, एक लाइव सेशन हमारा चल रहा है। इस पर हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जुड़े हुए हैं। एक दर्शक हैं राधा जी, उन्होंने कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछा है। योगेश जी, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जिस तरीके से मोदी सरकार की बात करें हम या योगी सरकार की बात करें, ये वंशवाद की, परिवारवाद की बात करते हैं कि हमारे उसमें परिवारवाद नहीं है, वंशवाद नहीं है। इन पर कई सारे कटु सत्य भी कहते हैं कि ये जहरीलावाद है, कई सारे कथन भी कहते हैं। तो क्या अब मैं बात कर रहा हूँ, आप पहुँच रहे होंगे पंकज सिंह की। जिस तरीके से आपने नाम लिया कि नोएडा से पंकज सिंह जो हैं वो राजनाथ सिंह के बेटे हैं और राजनाथ सिंह जो हैं वो हमारे रक्षा मंत्री हैं इस वक्त। तो क्या पंकज सिंह फिर वो परिवार वाला जो मुद्दा चला आ रहा है, आप जब दूसरी सरकारों पे कहते हैं कि सपा सरकार में वो परिवारवाद चला आ रहा है, तो क्या पंकज सिंह पर कहीं वो परिवारवाद वाला जो मुद्दा जो है, वो जो तलवार है वो लटकती हुई कहीं आपको दिखाई तो नहीं दे रही, इसलिए वो उनका नाम जो आप बोल रहे हैं वो पीछे घिसता हुआ दिखाई दे रहा है? योगेश जी, क्या कहना है इस पर आप? गौरव जी, जिस तरीके से आपने कहा कि परिवारवाद वाली पार्टियों से लोग वाकिफ़ हो गए हैं उत्तर प्रदेश के और बहुत जागरूक भी हैं। हालांकि अगर बीजेपी में देखा जाए तो कहीं ना कहीं परिवारवाद से हट कर के काम करती है। उसका खामियाजा ये है कि बीजेपी से तमाम वर्ग के लोग जुड़ते हुए आपको कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली नज़र आ जाएंगे। एक ज़माना था, उस ज़माने में ओबीसी वोटर पर ओनली समाजवादी पार्टी का अधिकार था जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सीएम हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदलता गया, बीजेपी में अपनी अपनी तरीके से प्रत्याशी चेंज होते गए। सभी पार्टियों के सभी जातियों से एक एक प्रत्याशी को लिया गया
तो पिछले 7-8 साल में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि आप देखोगे कि बीजेपी में अब ये तय कर पाना मुश्किल है कि ये परिवारवादी पार्टी है। हालांकि जब आप पंकज सिंह की बात कर रहे हो, पंकज सिंह नोएडा से विधायक हैं और ये दूसरी बार के विधायक हैं और पहली बार से अधिक मतों से इस बार विजयी हुए हैं। यानी उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पा रहा है। 2 लाख के समथिंग इतने वोट पहुँचते हैं, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन अगर हम वंशवाद की बात करें, अगर हम परिवारवाद की बात करें, ये चीज़ें यहाँ इस तरीके से हाईलाइट नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं तलवार तो वंशवाद को लेकर लटकी हुई है। लेकिन उससे पहले आप शायद अनुप्रिया पटेल को जानते हो, है ना। अनुप्रिया पटेल आपको पता ही है कि वो अभी केंद्र में है और केंद्र में मंत्री भी हैं। उनके पति हैं आशीष पटेल, शायद आप वाकिफ़ हों। आशीष पटेल कई दिनों से दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। उसमें वो अमित शाह जी के पास जाते हैं, कभी जेपी नड्डा के पास जाते हैं, कभी राजनाथ सिंह के पास जाते हैं। ये आने जाने की प्रक्रिया लगी हुई है। आपको क्या लगता है कि वो क्या है, वो क्या चाहती है अनुप्रिया पटेल, क्यों अपने पति को वहाँ पर भेजा गया है? तो कहीं ना कहीं अगर देखो गौरव जी, एक सवाल ज़रूर बनता है, अगर अनुप्रिया पटेल के पति को यहाँ आशीष पटेल जी को उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में अगर कोई जगह मिलती है तो ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं पंकज सिंह को भी कैबिनेट में ज़रूर जगह दी जाएगी, क्योंकि फिर इसमें परिवारवाद और वो वाद अलग हट जाएगा। क्यों, अगर आशीष पटेल जी को कोई जिम्मेदारी मिली तो मिलेगी पंकज सिंह को भी। गौरव जी योगेश जी, बहुत अच्छा सवाल होता है। अब मैं थोड़ा सा लौट के आता हूँ अपने मुद्दे पे, जो हमारा मुद्दा चल रहा था कि इस बार जो चर्चाएं बहुत तेज़ चल रही हैं कि योगी कैबिनेट में इस बार 2 नहीं शायद 3 डिप्टी सीएम के चेहरे रखे जाएंगे। पहले हम बात करें 2017 की हम बात कर रहे थे, वहाँ केवल 2 डिप्टी सीएम रखे गए थे, जो कि केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। लेकिन इस बार जो चर्चाएं, जो गलियारा बहुत तेज़ है कि इस बार 3 डिप्टी सीएम की बात चल रही है। तो मैं बात करूंगा पिछले 2 डिप्टी सीएम की कि केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। क्या आपको योगेश जी लगता है कि वो अपनी जो डिप्टी सीएम की कुर्सी है, क्या इस बार वो फिर दोबारा से उसे बचा पाएंगे, या कोई नए चेहरे इस कुर्सी पे आपको फिर दोबारा आते हुए दिखाई दे रहे हैं? योगेश जी, गौरव जी, देखो आपका सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ है और हारे हुए प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य हैं जी। लेकिन ये भी सीख लीजिएगा आप कि आपने देखा है कि उत्तराखंड में खुद उत्तराखंड के सीएम धामी चुनाव हारे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें वहाँ उत्तराखंड का सीएम निर्धारित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हो, केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी कहीं दरकिनार करेगी? क्योंकि जिस तरीके से ओबीसी वोटर पर, एससी वोटर पर, उधर पूर्वांचल में जिस तरीके से पकड़ केशव प्रसाद मौर्य की है, वो बहुत ही भूमिका बड़ा अदा करती है। क्योंकि अगर पार्टी केशव प्रसाद मौर्य को साइड में करती है तो कहीं ना कहीं आने वाले 2022 के चुनाव में 2024 के विधानसभा चुनाव में उसे बड़ी मात देखनी पड़ेगी। इसलिए पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि मेरा कोई नुकसान हो। हालांकि पद देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का उप सीएम 1 न हो के 2 न हो के 3 भी हो सकते हैं, है ना। ये भी तो हो सकता है। हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं गौरव जी, है ना। तमाम सारे दर्शक हमसे पूछते भी हैं इसके बारे में कि कितने सीएम हो सकते हैं, कितने उप सीएम हो सकते हैं, है ना। तो अभी इन पर हम फाइनली मोहर नहीं लगा सकते। गौरव जी, आपको पता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ का जो काम है उनका वो मालूम नहीं पड़ पाता। डिसीजन कुछ और होता है और निर्णायक भूमिका कुछ और होती है। इसीलिए कहीं ना कहीं उनकी जो स्ट्रेटजी है, जो उनके नियम्स हैं, उसके अनुसार वो वर्क करते हैं और उसे पहचानना, आइडेंटिफाई करना, ये हमारे किसी बड़े जो जितने भी पॉलिटिक्स एनालिसिस हैं, जितने भी आप पत्रकारों की बात करें, किसी भी एडिटर की बात करें, तो फाइनल मोहर कोई नहीं लगा सकता है। ये इंटरनल बातें रहती हैं उनकी, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहती हैं। वहाँ एक से दूसरे की कोई बातों को हम पहचान नहीं सकते। तो हम फाइनली हम ये नहीं कह सकते कि केशव प्रसाद मौर्य को हटाया भी नहीं जा सकता। हम ये भी नहीं कह सकते केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आने वाले कल में अगर केशव प्रसाद मौर्य को दरकिनार किया जाता है तो बीजेपी को 2024 में सत्ता में आना थोड़ा सा कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी योगेश जी, एक और मैं एक नई बात बता दूं आपको। जिस तरीके से अभी योगी कैबिनेट अभी विस्तार होने वाला है, अभी विस्तार हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले एक व्हाट्सएप पे एक लिस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, आपने देखा होगा, जिसमें योगी कैबिनेट के जो मंत्री हैं
चाहे वो कैबिनेट मंत्री हों, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे वो राज्य मंत्री हों, उनकी पूरी डिटेल उस लिस्ट में दी गई है। तो हमने उसकी अगर पड़ताल करी तो पड़ताल में जो हमने चेक देखा, वो जो लिस्ट निकली, वो मैं आपके दर्शकों को बता दूं, जो लिस्ट वो वायरल कर रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से कर रहे हो, चाहे वो आप फेसबुक के माध्यम से कर रहे हो, किसी के भी माध्यम से आप वायरल कर रहे हैं, वो जब हमने इसको चेक कराया तो वो फेक निकली है योगेश जी। ऐसी कोई लिस्ट बीजेपी जो हेड ऑफिस है वहाँ से वायरल नहीं की गई है। ये एक मैं फैक्ट चेक बता दूं आपको। केवल जो लिस्ट वायरल हो रही है, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, उस लिस्ट को आप वायरल ना कीजिए, क्योंकि वो लिस्ट जो आपके पास है, वो जितने भी व्हाट्सएप पे वायरल हो रही है वो फेक है। अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ। मेरा मुद्दा जो अगला है योगेश जी, वो सबसे बड़ा मुद्दा, जिस तरीके से असीम अरुण की मैं बात कर लूँ, चाहे मैं राजेश्वर की बात कर लूँ, तो जो मुद्दे हैं हमारे वो बहुत अहम मुद्दे हैं। और आपने देखा होगा, असीम अरुण की बात कर लें, चाहे हम राजेश्वर की बात कर लें, ये दोनों जो लोग हैं वो अपनी बड़े पुलिस अधिकारी थे और अपनी नौकरियों से इस्तीफा देकर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। तो क्या इन दोनों को, मैं असीम अरुण और राजेश्वर की बात कर रहा हूँ, क्या इन दोनों को योगी कैबिनेट में कोई बड़ा स्थान मिलने वाला है, जिससे योगी कैबिनेट का जो विस्तार होगा उसमें जब इन्हें कुछ मिलेगा उसके बाद क्या एक नई उस ऊंचाइयों पर ये लेके जाएंगे योगी कैबिनेट को? क्या कहना है इसमें? गौरव जी, जिस तरीके से आपने मुझे दो नाम बताए, एक असीम अरुण और राजेश्वर, देखिएगा अभी हम कह नहीं सकते। इस हिसाब से तो बहुत सारे लोग हैं जो उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, जिसमें से केपी मलिक भी हैं, इसमें से सोमेंद्र तोमर भी हैं, इसमें से आगरा की सबसे बड़ी बात करूं तो बेबी रानी मौर्य भी हैं। आगरा की बात करूं, बेबी रानी मौर्य भी इसी कंपटीशन में है जहां पर असीम अरुण है ना। ये दोनों एक दूसरे के उस पर हैं। अगर बेबी रानी मौर्य को बनाया जाता है तो समझो अमित शाह के बेबी रानी मौर्य से कर रहे ही रिलेशंस हैं, बहुत ज़्यादा टाइट रिलेशंस हैं। और अगर वहाँ पर अमित शाह की चलती है, गृहमंत्री की चलती है, तो 100% बेबी रानी मौर्य को वरीयता वो तो सीएम में दी जाएगी। लेकिन अगर हम योगी आदित्यनाथ जी के नज़दीक माने तो आपने जिस तरीके का नाम बताया वो असीम अरुण, राजेश्वर सिंह को तो नहीं, लेकिन असीम अरुण को कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि वो सत्ता में आएँ और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के प्रशासन में काम करें, इधर सरकार में काम करें। आपने देखा है कि दरअसल इस कार्ड क्यों खेलना चाहती है इसको। आप ये सोचिएगा, बीजेपी के पास ऐसी वोटर को लुभाने के लिए दो ही चेहरे हैं अभी फिलहाल में, एक है बेबी रानी मौर्य और दूसरा है असीम अरुण। तो असीम अरुण योगी आदित्यनाथ जी के बहुत ही नज़दीक हैं। वो वीआरएस लेकर अपनी जॉब से अभी चुनाव लड़ाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें वीआरएस इसीलिए तो दिलवाया नहीं गया कि ओनली बस वीआरएस ले लो आप और आ जाओ, चुनाव लड़ लो, विधायक बन जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति मजबूत है कि कंपटीशन बहुत टाइट है, लेकिन फाइट इन दोनों में ही है, बेबी रानी मौर्य और असीम अरुण में से एक किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का उप सीएम बनाया जाएगा। गौरव जी, योगेश जी, मैं इसी टॉपिक पे आगे चलता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात कर रहा हूँ तो आपको ऐसे कौन कौन से चेहरे लगते हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से योगी कैबिनेट में इस बार आने वाले हैं? गौरव जी, देखो कैबिनेट में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ आपको। सबसे बड़ा नाम तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी का हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। उन्हें कई सारे चुनावों में दरकिनार भी किया गया, लेकिन आपने ये देखा कि पिछले 2022 के जो चुनाव हुए उससे पहले उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी ज्वाइनिंग कमेटी की दी गई और उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष होने के बाद अब आपने देखा कि उन्होंने बहुत सारे नेताओं को उत्तर प्रदेश के चुनाव होने से पहले ज्वाइनिंग कराई। इसके बाद आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के सीएम जहाँ कहीं भी होते हैं वहाँ लक्ष्मीकांत वाजपेयी वहाँ नज़दीक होते हैं। तो सबसे बड़ा नाम अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से बात करें तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी का हो सकता है। वो कैबिनेट में कोई ना कोई उन्हें बड़ा पद मंत्री बनाया जाए। इसी के साथ साथ आप ये भी देख लीजिएगा, आगरा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आता है, इसी में बेबी रानी मौर्य को भी एक बड़ी वरीयता दी जा सकती है। वहीं कहीं ना कहीं आंकलन ये भी लगाया जा रहा है कि आगरा के विधायक, हम लोगों ने सुना भी है कि मीडिया पर कई दिन से वायरल हो रहे हैं, डॉक्टर धर्मपाल जी को वहाँ पर कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। गौरव जी, मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको कि ओनली ये चर्चा है। बीजेपी अपना एक अलग मोटो है। बीजेपी, आप एक कान से दूसरे कान की भी बातों को नहीं देख सकते। उसी का परिणाम है बीजेपी को गठबंधन की एक पार्टी बताई जाती है और अपने पूर्ण विचार भ्रमश के साथ आगे काम करती है। गौरव जी, योगेश जी, मैं आपको एक न्यूज़ दे दूं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता दूं कि 24 तारीख को
24 तारीख को जो भी डिप्टी सीएम होंगे उनका घोषणा जो हम बिल्कुल फाइनल हो जाएगी, और जो मंत्री बनने जा रहे हैं उनकी भी फाइनल लिस्ट क्लियर हो जाएगी। 24 तारीख को एक कोर कमेटी की बैठक है 24 तारीख को दिल्ली में, वहाँ पे ये पूरा 25 तारीख को, मैं जैसे हमने बताया कि 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, उससे पहले 24 तारीख को इन सभी नामों को फाइनल कर दिया जाएगा। योगेश जी, ये क्लियराइजेशन हो चुका है। अब मैं इसी टॉपिक पर थोड़ा आगे चलता हूँ, तो मैं बात कर लेता हूँ कि जिस तरीके से आपने अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की, 2 बड़े नाम बेबी रानी मौर्य और अंजना सिंह माहौर की मैं बात कर लूँ, क्या इस बार इन दोनों को योगी कैबिनेट में जगह मिलने वाली है? क्योंकि बेबी रानी मौर्य का नाम तो काफ़ी दिनों से चल ही रहा है कि बेबी रानी मौर्य की तो अगर हम भी कह दें तो 199 या 90% मैं कहूँ तो उनकी जगह पक्की है। लेकिन अंजना सिंह माहौर का जिस तरीके से नाम चल रहा है, क्या उनको भी एक नई, अंजना माहौर का जिस तरीके से नाम चल रहा है, क्या उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी योगी कैबिनेट में मिलने वाली है? देखिएगा गौरव, दरअसल गौरव जी जो आप नाम बोल रहे हो वो अंजना माहौर हैं, और आगरा की पहले ये मेयर रह चुकी हैं, लेकिन वर्तमान में अभी उन्हें भाजपा ने हाथरस से बीजेपी का टिकट दिया जिस पर वो विधायक बनी है। वहीं अगर हम बात करें बेबी रानी मौर्य, वो आगरा से अभी ग्रामीण से वो विधायक हैं वर्तमान में, लेकिन इससे पूर्व वो रह चुकी हैं, हम सब लोग जानते हैं, राज्यपाल रह चुकी हैं। लेकिन दरअसल से आप ये सोचिएगा, इस बार उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि अहम रोल जो महिलाओं को मिलने वाला है उसके आगे बाकी विपक्ष भी फेल हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार इस बार बीजेपी अहम रोल में लाने वाली है। कहीं ना कहीं कैबिनेट में बहुत बड़ी जगह महिलाओं को मिलने वाली है, और ज़्यादातर मुझे लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में कैबिनेट और राज्य मंत्री के रूप में यहाँ शपथ लेंगी। लेकिन दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बेबी रानी मौर्य की बात करें तो बेबी रानी मौर्य दलितों का एक चेहरा है, जाटव समाज से हैं, तो लिहाजा उन्हें 2024 को ध्यान में रखते हुए कोई भी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। गौरव जी, योगेश जी, इसी पे एक और बात करूँगा मैं, तो क्या इस बार योगी कैबिनेट में उच्च शिक्षा को और प्रोफेशनल के आधार पर क्या इसको बड़ी वरीयता दी जाएगी? इस पर आपकी क्या राय है? गौरव जी देखो, उच्च शिक्षा की बात करें, एक सोमेंद्र तोमर है जो विधायक हैं, भी वर्तमान में वो पढ़े लिखे हैं, MA PhD हैं, है ना। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं। शिक्षा के तौर पर देखा जाए तो बहुत सारे लोग और भी हैं जो विधायक हैं, लेकिन अब वेल क्वालिफाइड तो हम बीजेपी की जो टीम में जो लोग भर्ती हैं वो वैसे ही वेल क्वालिफाइड हो जाते हैं। बीजेपी के संगठन का काम ही ऐसा है कि वहाँ आप देखो सब रूल्स रेगुलेशन के अनुसार होता है, किसी भी काम को ध्यान से काम किया जाता है, तो इसमें वेल क्वालिफाइड का कोई महत्व नहीं है। लेकिन इसमें जो महत्व है, पार्टी में जो काम कितने दिन से वर्क कर रहे हैं लोग, है ना, और कैसा कार्य कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा अभी बात करें, हमने ये देखा कि पिछले जो चुनावों में 2017 के बाद ऊर्जा मंत्री रहे हमारे ये मथुरा के श्रीकांत शर्मा, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, ऊर्जा मंत्री रहे हैं, तो उन्होंने जो काम किया है उसको कभी यानी भाजपा ने सोचा ही नहीं होगा कि ऊर्जा मंत्री इतने अच्छे तरीके से काम कर लेंगे। तो आप क्या सोचते हो गौरव जी, ऊर्जा मंत्री को क्या फिर दोबारा से ऊर्जा मंत्री के पद नहीं दिया जा सकता? आपकी क्या राय है? बिल्कुल मिलेगा योगेश जी, क्योंकि ऊर्जा मंत्री के पद पर जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वो काबिल तारीफ था। और फिर मैं एक बार, जहाँ तक जो सूत्र हमारे हैं, खबर एक्सपर्ट इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक सूत्रों की बात बता दूं, सूत्र जहाँ तक कह रहे हैं, लग रहा है कि एक बार फिर वही जिम्मेदारी उनको श्रीकांत शर्मा को मिलने वाली है। और मैं कुछ नाम योगेश जी बता दूं, शायद खबर एक्सपर्ट के माध्यम से ये नाम मैं आपको बता रहा हूं जिनको ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। ये सूत्र कह रहे हैं, खबर एक्सपर्ट नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी हम इसकी पुष्टि थोड़ी बताने चल रहे हैं, क्योंकि शायद ये नाम मिल सकते हैं आपको। इसमें बात करूँगा ब्रिजेश पाठक की, जो हम आपने बताया, आशुतोष टंडन, सूर्य प्रताप शाही, असीम अरुण, बेबी रानी मौर्य, सिद्धार्थ सिंह, नंदगोपाल, जयप्रताप सिंह, जतिन प्रसाद जो पिछली बार भी मिले थे, अनिल राजभर। इनके अलावा मैं बात करूं तो कई चेहरे ऐसे भी हैं जो नए इस बार जो विधायक का चुनाव उन्होंने लड़ा है, जिनकी मैं बात कर रहा हूं। अंजना माहौर जो हमने बात की अभी आपसे, राजेश्वर सिंह, अजीत पाल, मनोहर लाल कोरी, पृथ्वा शुक्ला, विपिन वर्मा, डॉक्टर धर्मपाल सिंह जो अभी आपने बात की। खबर एक्सपर्ट भी ये सूत्रों के अनुसार ही ये आपको नाम बता रहा है, और हो सकता है कि आज जो खबर एक्सपर्ट ये नाम बता रहा है, आपको 25 तारीख को यही नाम योगी कैबिनेट में देखने को मिल भी सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं तो
कृष्णा पासवान, राजीव सिंह, योगेंद्र उपाध्याय, ब्रजेश सिंह, अमित अग्रवाल, डॉक्टर GS धर्मेश, जयप्रकाश निषाद, ऐसे कई और नाम हैं जो शायद योगी कैबिनेट में इस बार शामिल होंगे। योगेश जी, गौरव जी देखो, आपने एक नाम और बताया है, AK शर्मा। आपको पता हो कि AK शर्मा का नाम बहुत ही ज़्यादा प्रचलित रहा। आपने ये देखा कि पिछले कई चुनावों से पहले जब AK शर्मा उत्तर प्रदेश में लाया गया, वहाँ पर उन्होंने जो कोविड काल में काम किया, इसके बाद AK शर्मा एक तरह से हाईलाइट हुए। अब उन्हें दरकिनार तो नहीं किया जा सकता, कहीं न कहीं उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट की कोई न कोई एक अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे आने वाले 2024 के चुनाव में उनका बड़ा रोल यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सभी सारे वोटरों के, सभी जातियों के वोटरों को साधना है, तो उनके जो वोटरों के नाम के जो प्रत्याशी हैं, जो जिस तरीके से प्रत्याशी जाति के अनुसार हैं, उनको कहीं ना कहीं एक अहम जिम्मेदारी पार्टी को देनी पड़ेगी। जब ही इसके बाद कहीं सभी कास्टों को जात को साध पाएगी बीजेपी। गौरव जी, आपको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में वैसे भी आपने देखा है, कांग्रेस बनाम भाजपा हो जाता है, ये छोटी मोटी पार्टियां सभी ख़त्म हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में आपने देखा कि जो हम कल अभी बात कर चुके हैं कुछ देर पहले MY फैक्टर की, तो MY फैक्टर में आपने देखा है कि Y फैक्टर में से भी उन्हें 12% वोट और बढ़ करके मिल जाते हैं बीजेपी को। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कमज़ोरी कांग्रेस की रहती है, और जो फाइट होनी होती है वो कांग्रेस बनाम बीजेपी ही केंद्र में जा कर के होती है। तो ओनली यहाँ बीजेपी को अपनी एक स्ट्रेटजी के अनुसार यहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों को उतारेगी, और उनके द्वारा जिस जाति में वो काम करेंगे वो उनके वोटरों को अपने साथ 2024 में लाने का काम करेंगे। गौरव जी, योगेश गांधी, मेरे साथ एक दर्शक और जुड़ गए हैं, उनका सवाल आया है। योगेश शर्मा हैं जो हमारे खबर एक्सपर्ट पर लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या योगी कैबिनेट में एक बार फिर 2024 की अगर हम बात करें, लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं, उसके आधार पर ही योगी कैबिनेट का क्या विस्तार होने वाला है, जिससे उन्हें जब 2024 में लोकसभा चुनाव आए योगेश जी, तो उसका उन्हें फ़ायदा मिल सके? गौरव जी देखो, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि योगी कैबिनेट में इस बार कुछ ऐसा नया होगा कि जो हमने नहीं सोचा है। यानी आपने कई सारे डिसीजन बीजेपी के देखे हैं, हम लोग अंदाज़ा लगाते थे कुछ दिनों पहले कि इसको टिकट मिलेगी, उसको मिलेगी, ये परिणाम रहेगा, वो परिणाम रहेगा, लेकिन बीजेपी का जो काम है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो ढोल नगाड़ों के साथ नहीं, वो चुपके से होता है। उस काम को वो कॉन्फिडेंटली करते हैं और श्योरिटी के साथ करते हैं, और सफलता भी आज उन्हीं के इन्हीं खुफिया तंत्रों के चलते उन्हें आज ये इस तरीके का मुकाम हासिल 2022 में हुआ है। गौरव जी, इसलिए कहा नहीं जा सकता, बीजेपी की एक हाथ की बात दूसरे हाथ से नहीं कभी सुनाई जा सकती। गौरव जी, जिस तरीके से आज हमने इस पूरे टॉपिक पर बात की, और आप खबर एक्सपर्ट के लाइव सेशन में जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े और आपने जो सवाल पूछे, मैंने अपने सहयोगी योगेश कांत जी से वो सवाल भी रखे और उन्होंने बेबाकी से उनका जवाब दिया। इसी तरीके से हम आपके साथ एक बार फिर कल आपके साथ जुड़ेंगे और एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आप खबर एक्सपर्ट पर इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रहिए, और खबर एक्सपर्ट के लाइव सेशन में इसी तरीके से आप कमेंट के जरिए अपने सवाल भी हमसे पूछते रहिए, जिससे उन सवालों को मैं अपने खबर एक्सपर्ट के जो पॉलिटिकल एडिटर हैं योगेश कांत जी, उनसे भी पूछता रहूं। तो खबर एक्सपर्ट का जो भी वीडियो आपके सामने आता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, खबर एक्सपर्ट चैनल को लाइक भी करिए और वीडियोज़ को भी लाइक करिए। धन्यवाद।